देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, सरकार का चयन कैसे किया जाएगा, शक्तियों का वितरण कैसे होगा, न्यायिक प्रक्रिया कैसी होगी, नागरिकों को कौन से अधिकार दिए जाएंगे, सरकार का और नागरिकों का देश के प्रति क्या कर्तव्य होगा, इन सभी चीजों को लागू करने के लिए एक नियम और कानून की जरूरत पड़ती है। और इसी नियम और कानून को का जो संग्रह होता है उसी को संविधान कहते हैं, एक दस्तावेज के रूप में। जैसे कि हमारे देश में भी संविधान मौजूद है और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और उसी की चर्चा मैं आज आपसे यहां पर करूंगा। मैं इसकी शुरुआत आपसे इसके संवैधानिक इतिहास से करने जा रहा हूं, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जाता है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। इसमें मैं आपसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 के भारत शासन अधिनियम तक चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि इसकी व्यापकता बहुत है, यह बहुत भी बड़ा है और मैं अगर एक ही वीडियो में इसको संग्रहित करने की कोशिश करूंगा तो बहुत से फैक्ट को मैं आपके बीच नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग इस वीडियो में मैं आपके बीच लेकर के आया हूं और दूसरा भाग अगले वीडियो में जिसकी चर्चा मैं करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज मैं शुरू करता हूं भारत का संवैधानिक इतिहास। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास से हम यहां पर शुरू करेंगे। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ अपना अधिकार क्षेत्र को विस्तार देना भी चालू कर दिया और 1757 ईस्वी के पलासी युद्ध और बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुई, वो जीत कर इन्होंने बंगाल क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। और इसी प्रक्रिया में अर्थात बंगाल पर शासन करने तथा अपने शासन क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा समय समय पर कई कानून पारित किए गए थे। इन्हीं कानूनों से भारतीय संविधान का विकास चालू होता है, जिसमें पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और बातें रखना चाहता हूँ कि मैंने अभी आपको 1757 का पलासी युद्ध और 1764 का बक्सर के युद्ध के बारे में बताया, तो इसमें थोड़ी सी चर्चा इन दोनों युद्धों के बारे में करना जरूरी है। देखिए, 1757 एक्चुअली में 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नादिया जिला है पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व किए थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किए थे, और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनका नेतृत्व यानी सेनापति के रूप में मीर जाफर था, जो उनसे गद्दारी कर लिया था और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। दूसरा, इसके बाद जब बंगाल पर कब्जा कर लिया तो यहाँ से क्या होता है कि मीर जाफर के बाद ये मीर कासिम को वो बंगाल का नवाब बनाते हैं। तो मीर कासिम थोड़ा सा अपने तरीके से काम करना चाहा, उसके बारे में हम विशेष बात करेंगे जब इन दोनों युद्धों की चर्चा करेंगे। अभी हम संविधान की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा
छोटे रूप में इसके बारे में जान लें कि मीर कासिम का साथ देने अवध का नवाब सिजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना थी। और उसमें बक्सर का युद्ध फिर से मतलब ये अंग्रेजों के विरुद्ध में इन्होंने किया था। और ये जो बक्सर का युद्ध था 22 से 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था, इसमें भी हार हुई थी इन तीनों की। और इससे क्या हुआ कि ये पूरा जो बंगाल था, और बंगाल को पूरी तरह से इन्होंने कवर कर लिया, कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और पूरी तरह से बंगाल क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा भ्रष्टाचार आता है इस कंपनी के पदाधिकारियों में। और जो इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड के क्राउन के तहत जो यहाँ पर वहाँ के व्यापारियों को छूट दी गई थी, वो छूट यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा उसको गौण कर दिया गया था, जिससे वहाँ के जो व्यापारी थे, यानी इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, वहाँ के क्राउन को कान भरना शुरू कर दिया। और यहाँ भ्रष्टाचार होने का कारण भी जबरदस्त था। सबसे बड़ी बात है कि उस समय कंपनी घाटे में चल रही थी और एक बड़ी राशि मांगी गई थी उसकी पूर्ति के लिए, उस घाटे की पूर्ति के लिए, जबकि ये क्लियर हो चुका था कि वहाँ से जो भी पदाधिकारी आ रहे हैं वो सभी के सभी बहुत अमीर होकर के इंग्लैंड लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो रहा था कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो अब हम सीधे आ जाते हैं कि इन सब भ्रष्टाचारों को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके बारे में पढ़ें तो ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के कारण बंगाल में कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए एवं कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों को नियंत्रित करने की जरूरत ब्रिटिश संसद को महसूस हुई, जिस कारण ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से उठाया गया यह पहला कदम था। अब आगे पढ़ें इसमें तो ये देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में और जो बिंदु हैं, मैंने बताया ना, मैंने एक एक बिंदु को आपके लिए यहाँ पर जो जरूरी बिंदु थे, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक थे, उसके लिए मैंने हर उस बिंदु को कवर किया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला ऐसा कदम था जिसके अंतर्गत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया गया। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1767 में कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए 40 लाख की वार्षिक आय में 10% अपना हिस्सा तय किया था, यानी 4 लाख रुपए। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, यानी कुल 5 सदस्य हो गए। इसमें सबसे पहला गवर्नर जनरल जो बना वो वारेन हेस्टिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। और जो 4 सदस्य थे, देखिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया, क्लेवरिंग, मॉनसन, बरवेल तथा फिलिप फ्रांसिस। कार्यकारी परिषद के 4 सदस्य थे और इन सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का था और निर्देशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था, यानी एक बहुत बड़ी शक्ति इन्हें प्राप्त थी। इस अधिनियम के पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे,
लेकिन इसके बाद मद्रास और बंबई को, ये दोनों के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को एक विशेष स्वायत्तता और अधिकार प्राप्त हुए। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मैं बार बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपके लिए इसलिए वहाँ पर अंडरलाइन किया है ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, है ना। तो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व निर्देशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। किससे? पूर्व निर्देशक बोर्ड की अनुमति मिलनी चाहिए थी। सन 1774 में रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। 1774 में उच्चतम न्यायालय बना, लेकिन इसका रिकमेंडेशन 1773 में ही हुआ था। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय कहाँ हुआ था? बंगाल में, है ना। मैंने ऊपर लिखा कोलकाता, बंगाल के कोलकाता में मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। और इस न्यायालय को फौजदारी, दीवानी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों के साथ ही कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध अपील इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे, उनका भी नाम आप यहाँ देख लें। क्या है? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। कौन? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, ये तीनों का नाम आप जरूर इसको नोट कर लीजिए। ये आपको पूछे जा सकते हैं। मैं अक्सर तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ पूछे जा सकते हैं। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। और भी पॉइंट है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। इस रेगुलेटिंग एक्ट में वर्ष 1781 में कुछ संशोधन किए गए थे। 1781 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। इन संशोधनों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये देखिए इसमें क्या क्या है। तो इस संशोधित एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम दिया गया। कौन? 1781 वाला क्या नाम दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये भी कहीं कहीं पर आपसे पूछ देता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, तो वो 1781 में कोलकाता स्थित उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र को परिभाषित कर दिया गया। इसमें किसी भी स्थिति में राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं डाली जाए, मतलब राजस्व आते रहे। टैक्स नए कानून को बनाते व लागू करते समय भारतीय समाज व धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाए। यानी यहाँ पर ध्यान दिया गया कि भारतीय समाज और धार्मिक रीति रिवाजों को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो विद्रोह की भावना पैदा हो सकती है। इसका ध्यान रखा गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद भी कंपनी का शासन प्रबंधन ब्रिटिश सरकार के हाथों में नहीं आ सका, जिस कारण ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। तो अब हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए इस अधिनियम को कंपनी पर अधिकाधिक, मतलब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में बता रहा हूं कि इस अधिनियम में
कंपनी पर अधिकाधिक नियंत्रण स्थापित करने तथा भारत में कंपनी की गिरती साख को बचाने के उद्देश्य से पारित किया गया था। इस अधिनियम को भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई थी। 4 में दिक्कत होता था, है ना, इसलिए, क्योंकि इसका कारण था ना कि उस जो 4 में 3 जो थे ना, वो गवर्नर जनरल के विरोधी थे, तो परेशानियां आती थी, इसलिए 4 से इसको 3 कर दी गई। इस परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियासतों आदि की अधिक्षण की शक्ति प्रदान की गई। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या? युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियासतों आदि की अधिक्षण की शक्ति प्रदान की गई। तो बहुत मतलब ये गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा क्या दिया गया? तो अधिकार दिया गया। कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले कब भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया? तो ये 1784 के का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है ना। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पूर्व कंपनी के संचालकों से स्वीकृति लेनी आवश्यक कर दिया गया। युद्ध और संधि करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो कंपनी के संचालकों से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। आप पूरी तरह से अपना मनमाना नहीं कर सकते। इंग्लैंड में 6 आयुक्तों यानी कमिश्नरों के एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी, यानी सीधे सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे। इसके 6 सदस्यों में से एक ब्रिटेन का अर्धमंत्री, दूसरा विदेश सचिव और 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल को कंपनी के भारत सरकार के नाम, आदेशों एवं निर्देशों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया। किसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। (1784) का पिट्स इंडिया एक्ट प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से घटा करके 3 कर दी गई। 4 से घटा के 3 कर दी गई। प्रांतीय शासन को केंद्रीय आदेशों का अनुपालन आवश्यक कर दिया गया, अर्थात बंबई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से, कंप्लीटली, है ना, अधीन कर दिए गए। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध कर लिया गया। यही उपहार था जिसके कारण कंपनी घाटे में चल रही थी, तो इस पर शिकंजा कसा गया। क्या? कि उपहार नहीं लेना है, कोई भी कर्मचारी उपहार नहीं लेगा। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामले में सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। अब मैं आ रहा हूं 1793 के चार्टर अधिनियम। ये देखिए इसमें क्या है। चार्टर एक्ट 1793 को पारित किया गया। यह एक्ट कॉर्नवालिस के कार्यकाल के अंतिम दिनों में पारित हुआ था। 1773 में पारित हुए रेगुलेटिंग एक्ट तथा 1786 के
पिट्स इंडिया एक्ट, या ध्यान दीजिए 1773 में पारित हुए रेगुलेटिंग एक्ट और 1786 के पिट्स इंडिया एक्ट में और सुधार कर 1793 में चार्टर एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, 1793 का चार्टर अधिनियम का एक अन्य नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793। अब इसमें कुछ जो इसके अंदर प्रावधान है उसकी चर्चा करें। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या प्रावधान हैं वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए, इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी के शासन को जारी रखा, यानी कंपनी के शासन को खत्म नहीं किया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए और बढ़ा गया, यानी 1813 तक। इस एक्ट से यह साफ कर दिया गया कि कंपनी के सभी राजनीतिक कार्य स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ब्रिटिश सरकार की ओर से है। कंपनी केवल क्राउन की प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करती है। इस चीज को एक तरह से बताया गया, परिभाषित किया गया। कंपनी के डायरेक्टरों के लाभांश को 10% तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई थी, कि उनको 10% तक बढ़ाना दे दी गई स्वीकृति। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों की सदस्यता की योग्यता की व्याख्या करते हुए कम से कम 12 वर्षों का भारत में रहने का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया। यानी क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों की सदस्यता की जो योग्यता होगा वो अनुभव के आधार पर होगा, और वो अनुभव क्या होगा? 12 वर्षों का भारत में रहने का अनुभव। ठीक है। 1786 के पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिए गए थे। वह कुछ परिस्थितियों में अपनी परिषद के सदस्यों के निर्णय को स्वीकार कर सकती थी। इस एक्ट में इस नियम को और अधिक परिभाषित किया गया और बेहतर किया गया तथा यह साफ कर दिया गया कि गवर्नर जनरल केवल शांति व्यवस्था, सुरक्षा एवं अंग्रेजी प्रदेशों के हित के विषयों पर ही परिषद के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। यानी यूं कहें तो कहीं न कहीं परिषद के एक तरह से अधिकार को भी परिभाषित किया गया। न्याय, विधि या कर संबंधी मामलों में उसे यह अधिकार नहीं था। इसमें परिषद को एक विशेष अधिकार दिया गया था और इसमें गवर्नर जनरल अपना कुछ भी नहीं चला सकता था। अब मैं आता हूं चार्टर एक्ट 1793 के और जो बेहतर पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि जिस समय वह बंगाल से अनुपस्थित हो वह अपनी परिषद के असैनिक सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। यानी उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों में कुछ बदलाव कर दिए गए। इसमें एक अध्यक्ष और 2 जूनियर सदस्य होने चाहिए। जूनियर सदस्य के लिए सम्राट की प्रिवी काउंसिल का सदस्य होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, माने उसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप प्रिवी काउंसिल का सदस्य हों। इसकी जो अनिवार्यता थी, बाध्यता थी, इसको समाप्त किया गया। नियंत्रण बोर्ड और कंपनी के सभी कर्मचारियों का वेतन अब कंपनी को ही भारत कोष से देना था। यानी कंपनी को कहां से देना था? भारत कोष से देना था। यानी कंपनी पर यह एक अधिभार दिया गया। ब्रिटिश कोष से वेतन मिलने से उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, क्योंकि वेतन कम एवं अनियमित रूप से दिया जाता था। और इससे क्या होता था कि कम वेतन मिलता था, अनियमित वेतन मिलता था, तो ये
अपने खर्चे के लिए दूसरे मार्ग अपनाते थे और इसके चलते क्या होता था, भ्रष्टाचार बढ़ता था। सभी खर्चों के बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सालाना भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए की भुगतान करना था। मतलब 5 लाख रुपया आपको सालाना देना है भारतीय राजस्व से, कहां, ब्रिटिश सरकार को। इस एक्ट में नियम बना दिया गया कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनका इस्तीफा माना जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें सशक्तता लाई गई और यह जरूरी था भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया। इस एक्ट को ब्रिटिश सरकार की विस्तारवादी नीति का सूचक माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट को ब्रिटिश सरकार की विस्तारवादी नीति का सूचक माना जाता है, तो आप बोलिएगा 1793 का चार्टर अधिनियम। कंपनी ने अब भारतीयों को ये व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति को भी नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अब मैं आता हूं जो 20 वर्ष तक बढ़ाया गया था, तो 1813 पर। तो 1813 का चार्टर एक्ट है। तो अंग्रेजों के यूरोप में चल रहे फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष के कारण जो युद्ध हुआ था वांडीवास, ब्रिटिश व्यापार काफी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ था। असल में नेपोलियन द्वारा लागू किया गया महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार मार्ग बंद हो गया था। इसलिए सभी चाहते थे कि भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। व्यापार बढ़ाने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। क्योंकि व्यापारिक मार्ग बंद हो गया था और सिर्फ कंपनी भारत के व्यापारिक रूप से एकाधिकार था, तो मैंने पहले भी कहा था कि बाकी को मौका ही नहीं मिलता था कंपनी के सामने। तो इसलिए व्यापार को थोड़ा सा विस्तारवादी देने की, थोड़ा सा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ी, ऐसा मांग किया गया। तो व्यापार बढ़ाने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। अब इसके प्रावधान के बारे में एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत क्या हुआ कि जो एकाधिकार था कंपनी का कि सिर्फ आप ही यहाँ बिजनेस कीजिएगा और आप जिसे चाहिएगा उसी को दीजिएगा, बिजनेस करने का आज्ञा दीजिएगा, तो ये बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। राजनीतिक एकाधिकार, ध्यान दीजिए, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन राजनीतिक एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया। देखिए, ये भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए। इस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। यानी भारत में अब ये धार्मिक कुठाराघात करने के स्थिति में थे और उसकी नींव इन्होंने डाल दी इस एक्ट के थ्रू। भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया। कितना? 1 लाख रुपया। पहली बार इस अधिनियम में ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्र को परिभाषित किया गया। ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्र को, कंपनी को भारत का प्रशासक घोषित किया गया। राजनीतिक एकाधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ाया गया था, इसलिए भारत का प्रशासक कंपनी को घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 को पारित करने के 2 मुख्य कारण थे। पहला, ब्रिटेन में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से उत्पादित सामग्री की बढ़ी हुई मात्रा। बहुत ज़्यादा
औद्योगिक क्रांति आई तो भाई उसका सामान तो बढ़ेगा ही, उद्योग है तो सामान बढ़ेगा, तो उसको खपाना चाहिए। तो खपाने के लिए भारत जैसा बड़ा व्यापार की आवश्यकता थी, भारत जैसे बड़े क्षेत्र की। अब बताइए कि भारत जैसा बड़ा क्षेत्र कहाँ मिलता, जहां ये अपने माल को क्या करते, खपाते, है ना। तो दूसरा कारण था कि इस औद्योगिक क्रांति हेतु कच्चे माल की बढ़ी हुई मांग, और भारत जैसे विशाल क्षेत्र से कच्चा माल तो बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता था। इन दोनों ही कारणों को पूरा करने के उद्देश्य से इस एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीकृत सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। केंद्रीकृत सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चार्टर एक्ट को भारत सरकार अधिनियम 1833 या सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नाम है। इस अधिनियम के द्वारा और क्या प्रावधान किए गए, ये देखिए। तो इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारत पर शासन करने का फिर अधिकार दिया गया, यानी 20-20 साल का बढ़ा दिया गया इनका अधिकार, ड्यूरेशन को। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधीन क्षेत्रों व भारत के उपनिवेशीकरण को वैधता प्रदान कर दी गई। क्या ध्यान दीजिए, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधीन क्षेत्रों और भारत के उपनिवेशीकरण, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैधता प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कंपनी का दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब यह व्यापारिक कंपनी नहीं रह गया और अब केवल प्रशासनिक निकाय मात्र रह गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ध्यान दीजिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। ध्यान दीजिए, कौन बनाए गए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहा, भारत का गवर्नर जनरल। तो बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्ति को वापस ले लिया गया। बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्ति को वापस ले लिया गया। अब बंबई और मद्रास का कुछ भी शक्ति इस तरह का नहीं रहा कि वो अब कानून बना सकते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए, यानी विधायिका के सारे अधिकार, असीमित अधिकार किसे मिल गए? भारत के गवर्नर जनरल को। कानून निर्माण की प्रक्रिया जटिल हो गई, मात्र बंगाल तक सीमित थी। पहले मतलब जटिल करके बंगाल तक सीमित थी इसका कानून निर्माण की प्रक्रिया। अतः कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और प्रथम विधि सदस्य कौन हुए थे? लॉर्ड मैकाले। कौन हुए थे? लॉर्ड मैकाले। परंतु इसे अंशकालीन सदस्यता दी गई, मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या जो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी, उसे पुनः 4 कर दिया गया। याद रखिए, 3 किया गया था, आएगा कि जो 3 किया गया था उसे 4 फिर पुनः किस एक्ट के तहत किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। चौथे सदस्य को कानून विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति की गई थी, जो मैंने ऊपर बताया, लॉर्ड मैकाले। ये चौथे सदस्य को कानून विशेषज्ञ के रूप में इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार
सिविल सेवा की चयन प्रक्रिया को खुली प्रतियोगिता करने का प्रावधान था। कि अब ओपन कंपटीशन हो। धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भारतीय को कंपनी के किसी पद से जिसके वो योग्य हो वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी भारतीयों को भी साधने की कोशिश की गई इस एक्ट के तहत। बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। मतलब ये चीज लाया गया लेकिन विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि भारतीयों की स्थिति इसमें बढ़ती, उनका पोजीशन बढ़ता और वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं चाहते थे, जिसको बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया इसी एक्ट के तहत। 1843 में दास प्रथा उन्मूलन लॉर्ड एलन बैरो के समय लाया गया था। याद रखिएगा, दास प्रथा उन्मूलन किसके समय में लाया गया था? तो लॉर्ड एलन बैरो। कब? 1843 में। क्या? दास प्रथा उन्मूलन। अब चार्टर एक्ट 1853 की बात करें तो 1783 से प्रत्येक 20 वर्षों के अंतराल में ब्रिटिश सरकार द्वारा चार्टर एक्ट की जो श्रृंखला चली आ रही थी, ये एक्ट इस श्रृंखला का अंतिम एक्ट था। 1853 का चार्टर एक्ट सबसे अंतिम एक्ट था। ये मूलतः यह एक्ट 1892 की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित थी। सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसमें भारतीय ब्रिटिश सरकार में प्रांतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। संवैधानिक विकास में इस एक्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई। जब तक कंपनी चाहे। क्या? अब कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे, माफ कीजिएगा, कंपनी नहीं, संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई। कंपनी को, भारतीय प्रदेशों को, है ना, संसद चाहेगी तब तक। यानी इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आया। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और उसमें 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान था। मतलब 18 में से 6 सम्राट करेगा। कौन करेगा? सम्राट करेगा। कंपनी में नियुक्तियों के मामलों में डायरेक्टर का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में जो चौथा विधि सदस्य जो लॉर्ड मैकाले से शुरुआत हुआ था, चार्टर एक्ट 1833 के प्रावधानों के अनुरूप जोड़ा गया था, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस एक्ट के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया और इसकी स्थिति को बाकी तीनों सदस्यों के समान कर दिया गया। यानी अब पूरी तरह से जो 4 सदस्य की जो बात आई थी वो इनको अधिकार दे दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को उल्लेखित कर पृथक कर दिया गया। विधायी कार्यों हेतु 6 नए पार्षद जोड़े गए। पार्षद कितने जोड़े गए? 6, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। आज भी विधान पार्षद होते हैं ना, उसी तरह से 6 नए पार्षद जोड़ गए। यही विधान पार्षद शब्द आया है जो आज हम लोग देखते हैं। विधानसभा और विधान पार्षद जो नाम देखते हैं वो इसी एक्ट से ये बात आई थी सामने। चार्टर एक्ट 1853 के कुछ अन्य जो बिंदु हैं ये देखिए। इन 6 पार्षदों का चुनाव कहाँ कहाँ होता देखिए। इसमें क्या क्या था? तो मद्रास,
बंगाल, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया, इन 6 पार्षदों का चुनाव। ठीक है, अतः इस एक्ट से स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी शुभारंभ हुआ। आएगा आपको ये क्वेश्चन कि स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ किस एक्ट के तहत हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अब भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया गया। जो बंगाल के शासन के अंतर्गत थे उसे इसको मुक्ति दिया गया और बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक गवर्नर की अलग से नियुक्ति कर दी गई। अलग से नियुक्ति करने का प्रावधान था। गवर्नर जनरल को अब भारत के शासक को केंद्रीय रूप से संभालना था, यानी भारत के शासक बन गए थे एक तरह से कहा जाए तो गवर्नर जनरल। इस प्रकार चार्टर एक्ट 1853 ने भारत में क्या किया, केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। केंद्रीय प्रशासन, ये भी क्वेश्चन आपको आएगा कि किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो चार्टर एक्ट 1853। इस प्रावधान के अनुसार सिविल सेवा अब भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी। पहले ऐसा नहीं था, हाँ, परंतु आयु सीमा में एक रिस्ट्रिक्शन रखा गया 18 से 23 वर्ष का, जो कि उस समय के शैक्षणिक स्तर के अनुरूप न्याय संगत नहीं थी, क्योंकि बहुत लोग जो थे 18 से 23 वर्ष के बीच के जो स्टूडेंट्स होते थे वो इसके आहारता को पूरा नहीं कर पाते थे। भारत में कंपनी का भू क्षेत्र का विस्तार काफी बढ़ जाने के कारण इस एक्ट के द्वारा 2 नए प्रांत सिंध और पंजाब को गठित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंध और प्रांत, ये सिंध और पंजाब, ये सिंध और पंजाब नए प्रांत के रूप में यही इसी चार्टर एक्ट 1853 में गठित हुआ था। अब आते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। पहले हम लोग चार्टर एक्ट देख रहे थे, इसका नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम, इसलिए ना क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता की जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, उसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला डाली थी। तो उसी का ये नतीजा था 1800। सोचिए कि 53 के बाद, तो अगर 20 वर्ष ये था तो 53 के बाद 73 में आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 5 साल के बाद आ गया, तो इसमें योगदान उसी का है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध भारत की जनता में असंतोष व्याप्त हो गया था, ठीक है, और वे लगातार इसके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। 1857 की क्रांति इसी असंतोष की भावना का परिणाम था। यह आंदोलन असाधारण था तथा ही भारत में कंपनी के साम्राज्य को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ था। थोड़ी सी अगर ध्यान से इस युद्ध को लड़ा जाता तो शायद हम उस समय ही आजाद हो जाते। अंग्रेज इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं, वो इसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहते। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के सुधारवादी लोग लगातार यह मांग कर रहे थे कि भारत जैसे विशाल देश का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे व्यापारिक संस्था के हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गई थी, ये अपने चरण पर पहुंच गई थी, जिससे ब्रिटेन की सरकार को भारत से अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि उसी के तहत ये क्लियर होगा कि आखिर इन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद क्या क्या निर्णय लिया और कैसे कैसे निर्णय लिए। तो भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया, यानी कंपनी खत्म। अब भारत के शासन को ब्रिटेन की ओर से भारत का राज्य सचिव को चलाना था। किसे चलाना था? भारत का राज्य सचिव।
डायरेक्टरों की सभा और नियंत्रक बोर्ड को भंग कर उसके समस्त अधिकारों को भारत सचिव को प्रदान कर दिए गए थे। ये भारत सचिव का जो पद था वो अब सबसे बड़ा पद हुआ, क्योंकि कंपनी का तो अब कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। इस एक्ट ने इस प्रकार द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ये जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको समाप्त किया गया, किसके थ्रू? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों का चयन सम्राट तथा शेष सदस्यों का चयन कंपनी के डायरेक्टर करते थे। ध्यान दीजिए, 15 सदस्यों में से 7 सदस्य का चयन सम्राट और शेष सदस्यों का चयन कंपनी के डायरेक्टर करते थे। अब चूंकि ये कंपनी का शासन तो पूरी तरह से समाप्त हो गया था, अब तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था पूरा शासन व्यवस्था। पहले व्यापारिक ले ली गई और फिर प्रशासनिक भी ले ली गई इनके हाथ से। अब देखिए 1858 के भारत शासन अधिनियम के कुछ बिंदु को देखिए और आगे के बिंदु देखते हैं। तो भारतीय शासन संबंधी सभी कानूनों एवं कदमों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य थी। सबसे बड़ा पद हो गया था भारत सचिव, जबकि भारत परिषद केवल सलाहकारी प्रकृति की थी, ये सलाह दे सकती थी। अखिल भारतीय सेवाओं एवं अर्थव्यवस्था से संबंधी मामलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने हेतु बाध्य था। ठीक है, भारत राज्य सचिव को एक निगम निकाय घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निगम निकाय, जिस पर इंग्लैंड तथा भारत में दावा दाखिल किया जा सकता था तथा जो खुद भी दावा दाखिल करने में सक्षम था। सर चार्ल्स वुड नियंत्रक बोर्ड के अंतिम अध्यक्ष तथा भारत के पहले राज्य सचिव बने थे। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अब प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग बना, जो कि भारत में ताज यानी ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। भारत का वायसराय भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य था। ब्रिटिश संसद के भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार करने तथा प्रतिवर्ष संसद में भारतीय ब्रिटिश सरकार हेतु बजट रखने का अधिकार दिया गया। यानी ब्रिटिश संसद के भारत मंत्री जो थे उनको वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार करने के लिए, है ना, तथा प्रतिवर्ष संसद में भारतीय ब्रिटिश सरकार हेतु बजट रखने, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, बजट रखने और पत्र व्यवहार करने का अधिकार दिया गया। इसी एक्ट के क्रम में महारानी विक्टोरिया ने कुछ घोषणाएं की जिन्हें तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था। तो क्या था? भारत के सभी धर्मों की प्राचीन मान्यता और परंपराओं का सम्मान किया जाएगा ताकि धर्म के नाम पर विद्रोह न हो, है ना, क्योंकि ईसाई मशीनरीज अपना काम कर रही थी और धर्म परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इस तरह की बातें तो कहना लाजमी था। तो भारत के सभी राजाओं के पदों का सम्मान करते हुए ब्रिटिश राज्य के क्षेत्र विस्तार को तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया जाएगा, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो मूल रूप से जो कारण था यही कारण था। ठीक है, तो भारत के सभी मध्यम वर्गीय जनता के लिए शिक्षा एवं उन्नति के नए अवसरों को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी भारतीयों को सिविल सेवा की परीक्षा में समानता का दर्जा दिया जाएगा। तो
आज मैं आपको यहीं रोकता हूं। अगले वीडियो में इसके बाद के सभी प्रावधानों को, मतलब 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक मैं चर्चा करने वाला हूं। वीडियो बड़ा ना हो, आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने इस खंड को 1858 के भारत शासन अधिनियम तक ही रखा है। अगले वीडियो में मैं इसे संवैधानिक इतिहास को, संवैधानिक विकास को पूरा कर दूंगा और उसके बाद मैं संविधान के एक एक फैक्ट को आपके बीच में रख करके पूरा संविधान आपको क्लियर करवा दूंगा। तो आज यहीं तक, आप इसे पूरा देखें और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। कुछ कमियां रह गई हों तो उसे जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं और सुधार कर सकूं।